दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। ये जगह शुगर केन प्रोडक्शन और शुगर मिल्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो इसी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील पड़ता है नजीबाबाद। यहीं के शिवलोक कॉलोनी में एक कपल रहता था। ये बात 2022 की है। इसमें राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता अग्रवाल थे। पति की उम्र 55 साल थी और पत्नी की उम्र 44 साल। इन दोनों की शादी को लगभग 22 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वैसे घर में बच्चों के अलावा और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजेश अग्रवाल की 2 दुकानें चलती थी और वो समाजवादी पार्टी से व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी थे। मतलब एक बिजनेसमैन, ऊपर से पॉलिटिक्स में अच्छी खासी पोस्ट। उनकी पत्नी बबीता अग्रवाल खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती थी। मतलब कि दोनों अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब दिन आता है 28 फरवरी 2022, महीने का आखिरी दिन। अचानक इसी दिन से बबीता उनके पति राजेश लोगों को दिखना बंद हो जाते हैं। मतलब इनके घर में ताला टंग गया था। एक तरफ से बोले तो ये रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। शुरुआत में तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। दोनों अपने अपने काम में अक्सर बिजी रहते थे। इस वजह से उनका अपने पड़ोस में लोगों से उतना मतलब भी नहीं रहता था। घर में बच्चों की चहल पहल भी नहीं थी कि लोग ध्यान दे। राजेश और बबीता के रिश्तेदार भी कहीं और दूर रहते थे। इस तरह से 28 फरवरी को अग्रवाल कपल कहीं चला गया और लोगों को कोई खबर नहीं। बबीता के भाई थे मनोज कुमार राणा। ये गाजियाबाद के रहने वाले थे। मनोज की अक्सर अपनी बहन बबीता से फोन पर बात होती रहती थी। हालचाल के लिए 1-2 दिन में बहन का कॉल आ जाता था। लेकिन 28 फरवरी की तारीख से बहन ने भाई का फोन उठाना बंद कर दिया। फोन पूरा रिंग होके कट जाता था। पहले दिन भाई ने सोचा कि बहन किसी काम में बिजी होगी, फ्री होके कॉल कर देगी, लेकिन बहन का फिर भी कोई कॉल नहीं आता। भाई उसको व्हाट्सएप मैसेज करता है, लेकिन वो उसे भी नहीं देखती। इसके बाद भाई ने अपने जीजाजी यानी राजेश अग्रवाल को कॉल किया। वो भी फोन नहीं उठा रहे थे। उनका भी फोन पूरा रिंग होके कट जाता था। ऐसे करते करते 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन बबीता ना तो अपने भाई को कॉल कर रही थी और ना ही मैसेज। उल्टा भाई कॉल करते तो वो भी पिक नहीं करती थी। ऐसा ही जीजाजी के साथ भी हो रहा था। इससे मनोज राणा को अपनी बहन की थोड़ी टेंशन होती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहन ने कभी भी अपने भाई का फोन इग्नोर नहीं किया था। इसके बाद मनोज राणा 7 मार्च को गाजियाबाद से बिजनौर गए और सीधे अपनी बहन के घर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। इससे वो और भी परेशान हो जाते हैं। एक तो बहन फोन नहीं उठा रही, ऊपर से ये लोग कहाँ चले गए। बबीता कहीं आने जाने से पहले अपने भाई से जिक्र जरूर करती थी, लेकिन इस बार नहीं, उसकी कोई बात नहीं हुई थी। अब भाई अपनी बहन और जीजा को कॉल करते हैं, लेकिन घंटी पूरी बज के फोन कट रहा था। इसके बाद मनोज राणा ने घर के आसपास के लोगों से बात की। पड़ोसियों से पूछा कि आखिर बबीता और राजेश अग्रवाल कहाँ गए हैं। शायद किसी पड़ोसी को बताया हो। मनोज के आने के बाद पड़ोसियों ने भी ध्यान दिया कि हाँ, बबीता और राजेश अग्रवाल तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। घर पर तो ताला था, हो सकता है कि वो कहीं घूमने गए हों। पति पत्नी में बहुत प्यार था और वो घूमने भी जाते रहते थे। एक बात और थी कि आखिर अपने घर से ये कब गए। किसी ने इनको जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये गांव जैसा इलाका है तो लोगों को एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। कौन कहां पर जा रहा है, कितने बजे गया, कब आएगा, सब पता होता है। कुछ लोग तो अपने घर की जिम्मेदारी भी पड़ोसियों को सौंप कर जाते हैं कि घर का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर तो राजेश और बबीता को किसी ने भी घर से जाते हुए नहीं देखा था। ये सब चीजें सुनकर मनोज की टेंशन और भी बढ़ जाती है। उससे जितना हो सकता था उतनी आस पड़ोस के लोगों से बात की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद वो थक हार कर 7 मार्च को, जिस दिन वो गाजियाबाद से बिजनौर आए, इन्होंने नजीबाबाद पुलिस थाने में जाकर अपनी बहन बबीता अग्रवाल और अपने जीजा राजेश अग्रवाल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सारी चीजें पुलिस को बताई कि ऐसी बात है। 28 फरवरी से कोई बात नहीं हुई है। उनसे और उनके आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्हें भी 28 फरवरी से उनको कहीं नहीं देखा। पता नहीं कहां चले गए। शुरुआती टाइम में तो पुलिस इस केस को कुछ खास सीरियस नहीं लेती। अभी तक उनको गए 7-8 दिन बीत चुके थे। इतने दिनों में बहन अपने भाई को कॉल जरूर करती। अब जब मनोज को लगा कि पुलिस ठीक से एक्शन नहीं ले रही है, तो उन्होंने अपने जीजा की पार्टी यानी सपा पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बात की। उनको सब कुछ बताया, क्योंकि उनकी पार्टी के मेंबर कई दिनों से लापता हैं। तो पार्टी के लोग शहर के एसपी के पास जाते हैं। अब एसपी की वजह से ये केस थोड़ी तेजी पकड़ता है, क्योंकि जीजाजी राजेश अग्रवाल पॉलिटिक्स में थे, तो हो सकता है कि उनके किसी से दुश्मनी हो। पॉलिटिशियन की दुश्मनी तो होती ही है। राजेश का किसी से विवाद हुआ हो, बिजनेस राइवल हो, या फिर बबली अग्रवाल की कोई दुश्मनी या रंजिश हो। मनोज राणा का अपनी बहन और जीजा से बहुत अच्छे रिश्ते थे। वो घर पर आते जाते भी थे। इन्हें अच्छे से पता था कि वो लोग कैसे हैं और किन लोगों की संगत में हैं। इन्होंने दुश्मनी जैसी चीजों से साफ मना कर दिया। पुलिस ने इनसे पूछा कि आपकी नजर में ऐसा कोई है जो अग्रवाल कपल के करीब रहता हो, उनसे इनके अच्छे संबंध हो। मनोज ये सुनकर थोड़ा सोचते हैं। फिर उनके दिमाग में आया कि एक महिला है, बबीता अक्सर उनका जिक्र करती थी। महिला का नाम था रोमा।
ये बबीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। उनका घर अग्रवाल कपल के घर से कुछ किलोमीटर दूर हमीदपुर गांव में था, जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। वो बबीता के ब्यूटी पार्लर में काम भी करती थी। घर पर भी उनका आना जाना था, मतलब वो एक तरह से फैमिली फ्रेंड थी। मनोज टेंशन की वजह से रोमा से बात करना भूल गए थे। पुलिस को उन्होंने बोला कि हो सकता है कि रोमा को कुछ जानकारी हो। इसके बाद मनोज राणा और पुलिस के कुछ ऑफिसर्स रोमा के घर पर जाते हैं। इत्तेफाक से रोमा उस टाइम पर घर पर ही थी। उनके 2 बच्चे भी थे, एक 19 साल का बेटा तुषार और 13 साल की एक बेटी। बेटा तो घर पर ही था, लेकिन बेटी नानी के घर घूमने गई थी। पुलिस ने बबली और राजेश के बारे में रोमा से पूछताछ करना शुरू किया। रोमा ने बताया कि वो भी कई दिनों से परेशान है। ब्यूटी पार्लर भी बबली का बंद है, जिससे काम रुका हुआ है। पार्लर की वजह से उनका घर चलता है। कई साल पहले रोमा के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर ही आ गई थी। रोमा ने भी कई बार बबली का फोन ट्राई किया था, लेकिन लगा नहीं, वो उठा नहीं रही थी। वो घर पर भी गई, लेकिन वहां पर भी ताला लगा हुआ था। उसके बाद रोमा ने बबली के पति यानी राजेश को कॉल किया, वो भी फोन नहीं उठा रहे थे। रोमा ने आगे बोला कि वो लोग जहां पर भी जाते हैं बता कर जाते थे, जिसके बाद मैं ही पार्लर की देखरेख करती थी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने सोचा कि बबली का भाई मिला, बबली की दोस्त मिली, मगर राजेश के घर वाले अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्या उनको राजेश की चिंता नहीं है? मनोज राणा के जरिए पुलिस राजेश के कुछ रिश्तेदारों तक पहुंचती है, जिससे उसके अच्छे संबंध थे। उन लोगों से बात करने के बाद एक हैरान करने वाली चीज पता चली। उन रिश्तेदारों ने बताया कि 2 मार्च के दिन राजेश का इन्हें कॉल आया था। राजेश ने उनसे बोला कि वो और बबीता घूमने के लिए हरिद्वार गए हैं, लेकिन फिलहाल वो अभी हल्द्वानी से बात कर रहे हैं। उन दोनों का फोन खराब हो गया था। सोचा कि घर वाले परेशान ना हो, इसलिए किसी दूसरे इंसान से फोन लेकर बात कर रहे हैं। बाकी लोगों को बता दीजिएगा कि चिंता ना करें, जल्दी ही हम घर आ जाएंगे। रिश्तेदार को लगा कि ये कोई छोटी मोटी बात है, तो उन्होंने बात करके कॉल कट कर दिया और अपने काम में लग गए। और फिर ये आगे भूल जाते हैं। इनकी इसी भूलने की वजह से भाई मनोज, दोस्त रोमा और पुलिस की टीम इतने टाइम से परेशान है। पुलिस के दिमाग में ये आया कि एक पति पत्नी घूमने के लिए गए हैं, फोटो वगैरह तो लेंगे ही और सोशल मीडिया पर भी शेयर करेंगे या फिर अपने जानने वालों को भेजेंगे। मगर उनका फोन खराब है। बबली भी पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, लेकिन 28 फरवरी के बाद जैसे उसने सोशल मीडिया यूज करना ही बंद कर दिया। आज के दौर में बिना मोबाइल फोन के घूमने जाना पॉसिबल नहीं है। मनोज राणा का उसकी बहन बबली का इतने दिनों से सोशल मीडिया यूज ना करना खटक रहा था। पुलिस ने अब बबीता और राजेश के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, उनको ट्रेस करने लगे। एक टीम हल्द्वानी भेजी गई, क्योंकि वहीं से राजेश ने अपने रिश्तेदार को कॉल किया था। उस टीम के साथ मनोज और दोस्त रोमा भी जाते हैं। आगे राजेश और बबली का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फोन स्विच ऑफ होने से पहले वो लगातार ट्रैवल कर रहे थे। शुरुआत नजीबाबाद से हुई। वो कभी हल्द्वानी में होते थे, कभी नैनीताल तो कभी हरिद्वार में। उनकी लोकेशन लगातार चेंज हो रही थी। उधर हल्द्वानी में सबने बबली और राजेश को ढूंढने की कोशिश की। उनकी फोटोज दिखाकर होटल्स में पूछा, रेस्टोरेंट में गए, दुकानों में पूछा, क्योंकि अगर वो घूमने के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं वो रुके होंगे, खाना खाया होगा, चीजें खरीदी होंगी। मनोज और रोमा भी पुलिस के साथ उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इन सब चीजों से पुलिस को अब अनहोनी की आशंका लग रही थी, क्योंकि लोकेशन में कोई भी होटल नहीं था जहां पर ये ठहरे हो। मतलब बबली और राजेश इतने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी होटल में रुके क्यों नहीं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब उस रिश्तेदार को राजेश का कॉल आया था तो वो किसी अननोन नंबर से था। जाहिर सी बात है, अगर किसी दूसरे नंबर से कॉल किया है और वो फोन में सेव नहीं है तो अननोन नंबर ही होगा। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना उस नंबर का पता लगाया जाए, शायद उसी से कोई सुराग मिले। ये भी पता चल जाएगा कि बबली और राजेश ठीक है या नहीं। पुलिस ने उस रिश्तेदार का फोन चेक किया जिसको राजेश का कॉल आया था। 2 मार्च के कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए। वो अननोन नंबर पुलिस को मिल जाता है। अब पुलिस ने उस नंबर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। नंबर एक्टिव था और किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था और वो हल्द्वानी में शो हो रहा था। पुलिस की एक टीम तो ऑलरेडी हल्द्वानी में ही थी। उनको उस नंबर का एड्रेस दिया जाता है। वो लोग वहां पर जाते हैं। खुशकिस्मती से जिसका ये नंबर था वो महिला मिल गई। उससे पूछा गया कि 2 मार्च के दिन किसी ने आपका फोन लेकर किसी को कॉल किया था? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, कॉल किया था। उन्होंने बोला कि उनका फोन खराब हो गया है, घर पर कॉल करना है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, इसलिए महिला ने उस लड़के को फोन दे दिया। पुलिस ये सुनकर हैरत में पड़ जाती है कि वो लड़का, लेकिन वो तो 55 साल के अधेड़ उम्र का आदमी होना चाहिए। अब पुलिस महिला को राजेश अग्रवाल की फोटो दिखाती है। महिला ने फोटो देखा और कहा कि ये नहीं था, कोई और था। वो तो 20-21 साल का नौजवान लड़का लग रहा था। ये सुनते ही पुलिस भी चौंक गई। क्या एक लड़के ने राजेश अग्रवाल बनकर उनके रिश्तेदारों को कॉल किया? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? वो लड़का आखिर है कौन? क्या राजेश और बबली ठीक है या नहीं? वो कहाँ होंगे? इस वक्त महिला के द्वारा बताया गया एग्जैक्ट डेट और टाइम कॉल के टाइम से मैच कर रहा था।
इसलिए ऐसा भी नहीं था कि पुलिस गलत इंसान से मिली हो। इन सब चीजों में एक और घटना होती है। हरिद्वार के बस स्टैंड के पास एक स्कूटी खड़ी थी। वहां रोजमर्रा में आने जाने वाले लोगों को और दुकानदारों को इस स्कूटी को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से यहीं पर खड़ी थी। ये पार्किंग एरिया में थी, तो जो पार्किंग की पर्ची बनाते हैं उनको भी थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने वहां के लोकल पुलिस को सूचना भी दे दी। हरिद्वार की पुलिस बस स्टैंड पर जाती है और स्कूटी को कब्जे में लेती है। उसके नंबर प्लेट के जरिए आरटीओ ऑफिस से पता करवाया गया। उसका नंबर यूपी से शुरू था, यानी गाड़ी उत्तर प्रदेश की रही होगी। ओनर का नाम आया राजेश अग्रवाल और एड्रेस बिजनौर के नजीबाबाद के शिवलोक कॉलोनी का निकला। इसके बाद हरिद्वार पुलिस नजीबाबाद पुलिस को इस घटना की सूचना देती है। अब इधर पहले ही बिजनौर से राजेश अग्रवाल नाम के आदमी और उसकी पत्नी लापता थे। कहीं वो स्कूटी इन्हीं राजेश की ही तो नहीं? एड्रेस भी सेम था। मनोज राणा उस स्कूटी को पहचान जाते हैं, वो उसके जीजा जी की ही थी। आखिर कोई स्कूटी के जरिए बिजनौर से हरिद्वार क्यों जाएगा? अब हरिद्वार पुलिस ने बस स्टॉप के पार्किंग एरिया के आसपास जितने भी कैमरा लगे हुए थे सबको खंगालना शुरू कर दिया। आखिर किसने राजेश की इस स्कूटी को यहाँ पर पार्क किया था? यहाँ एक कैमरा में कोई लड़का ये स्कूटी चलाते हुए दिखता है। उसने स्कूटी को पार्किंग में पार्क किया, पर्ची ली और चला गया। उसका चेहरा कैमरे में अच्छे से कैद हो गया। जब बिजनौर पुलिस ने ये चेहरा देखा तो उनको याद आने लगा कि इसे कहीं तो देखा है। मनोज राणा को भी तस्वीर दिखाई गई। ये देखते ही बोले कि ये लड़का तो रोमा का बेटा है। फौरन पुलिस बिजनौर के हमीदपुर पहुंची, रोमा के घर गए। रोमा के बेटे तुषार से स्कूटी पार करने वाले लड़के की फोटो मैच कराकर देखते हैं और वो मैच हो जाता है। लड़के की एज 19 साल थी, यानी वो अभी मायने नहीं था। पुलिस उसको उठाकर थाने ले गई और अपने अंदाज में पूछताछ शुरू कर दी। यही लड़का दोनों का कातिल निकलता है। इसने इसकी मां रोमा ने और 2 और लोगों ने मिलकर राजीव अग्रवाल और बबली अग्रवाल का कत्ल किया था। 12 मार्च तक तुषार पकड़ा गया था। इन दोनों की कत्ल की प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। 28 फरवरी को सब कुछ अंजाम दिया गया। इस दिन दोपहर के वक्त राजेश अग्रवाल अपने घर पर ही थे और बबली अग्रवाल अपने ब्यूटी पार्लर में थी। इस दिन रोमा ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी, क्योंकि आज का दिन कत्ल का दिन था। रोमा अपने बेटे तुषार को लेकर राजेश अग्रवाल के घर पर जाती है। तुषार अपने साथ एक हथौड़ा लिए हुए था। तुषार ने हथियार एक ठेले में छुपाया हुआ था। ये दोनों राजेश के घर पर जाते हैं। राजेश इन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और उनको बिठाकर चाय कॉफी पिलाई। रोमा और तुषार ने चाय पी और फिर राजेश से बात करने लगे। इतने में अचानक से 2 बदमाश मुकेश और धीरा आ जाते हैं। इन्होंने आते ही राजेश को काबू किया, उनका मुंह दबाया ताकि चिल्ला ना सके, फिर उनका गला दबाते हैं। इसी में तुषार ने हथौड़ा निकाला और राजेश के सिर पर वार पे वार करना शुरू कर दिया। राजेश वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब उनकी मृत्यु हो गई या बेहोश हुए इसका कोई पता नहीं चला। राजेश के बेहोश होने के बाद बारी बारी सभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। लास्ट में रोमा घर से निकली और ताला लगा दिया ताकि कोई यहाँ पर घर में ना आ जाए। अब ये लोग सीधे रोमा के घर पर पहुंचते हैं। घर आने के बाद रोमा ने राजीव की पत्नी बबीता को कॉल किया। उनको बोला कि कुछ जरूरी काम है, आपको हमारे घर पर आना है। मैंने अपने बेटों को स्कूटी से भेज दिया है, आप उसके साथ चले आइए। थोड़ी देर बाद आपको वापस पार्लर छोड़ देंगे। अब चूंकि दोपहर का टाइम था तो कोई भी ब्यूटी पार्लर में आता नहीं था। बबीता खाली ही रहती थी। थोड़ी देर के बाद तुषार स्कूटी से पार्लर पहुंचता है। बबीता दुकान बंद करके स्कूटी पे बैठकर रोमा के घर पर आती है। यहाँ बबीता के साथ वही हश्र हुआ जो राजेश के साथ उसके घर पर हुआ था। बबली का गला दबाया गया, वो बेहोश हो गई। फिर घर के आंगन में कहे तो रोमा ने जिस जगह पर अपने जानवर बांध रखे थे उन्हें हटाकर वहां गड्ढा किया। उसमें बबली की लाश को फेंक कर ढक दिया, ऊपर से वापस जानवरों को बांध दिया। ये लोग एक और गड्ढा रेडी करते हैं और रात होने का वेट करते हैं। अब रात का थोड़ा वक्त हुआ तो ये लोग एक गाड़ी से राजेश के घर वापस गए। वहां से राजेश के शव को गाड़ी में रखा गया। घर पर ताला लगाते हैं, फिर वापस रोमा के घर पर जाते हैं। वहां आने के बाद दूसरे गड्ढे में राजेश का शव फेंक कर गड्ढे को ढक देते हैं। उन दोनों को दफनाने वाली जगह के बीच एक दीवार खड़ी की गई, यानी एक लाश के ऊपर जानवर बंधे हुए थे टिन की छत के अंदर और एक लाश बाहर थी, उसके ऊपर भी उन्होंने जानवर बांध दिए। इस तरह से एक भयानक कत्ल को अंजाम दिया गया। पुलिस सारी वारदात सुनती है। इसमें तुषार, रोमा, मुकेश और धीरज अरेस्ट हो चुके थे। उधर उनकी निशानदेही पर पुलिस जेसीबी मशीन लेकर उनके घर पर पहुंचती है। जहां जहां बोला गया वहां पर खुदाई की गई। वहां से 2 लाश निकाली जाती है। लाश काफी हद तक ठीक ठाक थी। 28 फरवरी को इन्हें दफन किया गया था और 12 मार्च यानी 12 दिन में पुलिस ने इन्हें निकाल लिया। इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इधर सवाल उठा कि आखिर ये कत्ल क्यों किया गया। रोमा और तुषार ने इसकी भी कहानी सुनाई। काफी लंबे समय से राजेश और बबली से रोमा की जान पहचान थी। रोमा तो बबली के ब्यूटी पार्लर में काम भी करती थी। राजेश पहले अलीगढ़ में रहते थे। उनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पहली पत्नी से बनी नहीं तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बिजनौर आ गए। उन्हीं दिनों इन्होंने गाजियाबाद की बबीता से शादी कर ली। ये 20-22 साल पहले की बात है। इधर जब बबीता ने ब्यूटी पार्लर शुरू किया तो यहाँ जॉब की तलाश में रोमा आई थी।
यहीं से रोमा और बबीता की मुलाकात हुई। रोमा के 2 बच्चों के बाद उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब रोमा की जिम्मेदारी में 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। धीरे धीरे रोमा और बबली की गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के घर पर आने जाने लगते हैं। अब जो कि रोमा के पति की मृत्यु हो गई थी, राजेश रोमा का सहारा बन जाता है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। उस वक्त रोमा के बच्चे बहुत छोटे थे। ये दोनों ही बच्चे राजेश को पापा कहते हैं। राजेश को तो अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए रोमा के बच्चों द्वारा पापा बोलने की वजह से उन्हें बहुत अच्छा लगता था और ये उन्हें भी पिता जैसे ही प्रेम करते थे। रोमा के बच्चों के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, चाहे वो स्कूल के सर्टिफिकेट हो, कॉलेज के सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, जितनी भी चीजें हो, सब पे राजेश का ही नाम था पिता के तौर पर। यही नहीं, रोमा के आधार कार्ड पर भी पति के नाम की जगह पर राजेश अग्रवाल का नाम था। उधर राजेश अग्रवाल की दूसरी पत्नी बबीता को इन सब चीजों की कोई भनक नहीं थी। जब राजेश और रोमा की प्रेम कहानी शुरू हुई तो समय के साथ रोमा के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब ये हुआ कि शादी इन्हें कर लेनी चाहिए थी, लेकिन राजेश अपनी दूसरी पत्नी बबीता से बहुत प्यार करते थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए राजेश ने रोमा से शादी करने से मना कर दिया। अब बस यहीं से प्रेम कहानी में खटास बढ़ने लगती है। फिर भी राजेश ने बच्चों से प्रेम बरकरार रखा, उनका ध्यान रखते थे, जो जरूरत हो वो लाकर देते थे, पढ़ाया लिखाया। राजेश के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। उधर रोमा का दिल टूट चुका था क्योंकि राजेश ने शादी करने से मना कर दिया था। उम्र भी निकलती जा रही थी। इसके बाद रोमा का सहारा बना मुकेश दोनों कहीं पर मिले। इनमें बातचीत बढ़ती है, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मुकेश को पता था कि रोमा पहले राजेश नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी, उसके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी और पैसा है। ये सब कुछ देखकर उसने रोमा से कहा, देखा जाए तो राजेश का कोई वारिस नहीं है, उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद किसे जानी चाहिए? वो जानी चाहिए तुम्हारे बच्चों को, यानी तुषार और उसकी बहन को। रोमा भी पहले इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मुकेश ने आग में घी डाल दिया था। तुषार भी बड़ा हो चुका था। घी की सुगंध से ये भी रोमा और मुकेश की बातों में आ गया। यहीं से ये लोग कत्ल की साजिश रचना शुरू कर देते हैं। अगर बबीता और राजेश रास्ते से हट गए तो उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रोमा के बच्चों का हो जाएगा। रोमा का आशिक मुकेश था, इनडायरेक्टली मुकेश का नाम भी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। मुकेश का एक कजन भाई था धीरज। पुलिस के सामने एक और चीज आई कि धीरज और मुकेश ने मिलकर राजेश अग्रवाल को 7 लाख का लोन दिलवाया था। उस लोन की गारंटी ली थी राजेश ने कि पैसे चुका देगा, भरोसे का है। इसमें भी एक एंगल आया कि राजेश की मृत्यु हुई तो लोन चुकाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इन्होंने तो बस गारंटी ली कि राजेश लोन चुका देगा, लेकिन लोन पूरा करने का काम तो राजेश का ही था, यानी वो लोन के 7 लाख भी इनके हो जाएंगे। यही सब प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसों का लालच, सब कुछ कब्जा करने का लोभ इन्हें कत्ल की साजिश रचने को मजबूर कर देता है। 28 फरवरी को जब दोनों ही शव दफन हो गए घर के आंगन में, तो रात के टाइम रोमा की बेटी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे जमीन के नीचे से कोई चीख रहा हो। पूछताछ के दौरान रोमा के बेटे ने ये बात पुलिस को बताई थी। ये भी हो सकता है कि राजेश और बबीता की मृत्यु हुई ना हो, यानी उनको जिंदा ही दफन कर दिया गया। इन अपराधियों ने बताया कि कत्ल करने के बाद इन्होंने उन्हें चेक नहीं किया था कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। जब वो अनकॉन्शियस हो गए तो जमीन में उन्हें दफन कर दिया गया। तो रात में ऐसी आवाजें सुनने के बाद रोमा की बेटी घबरा गई और अपनी माँ को इस बारे में बताया। माँ ने उसे समझाया कि वो वहम होगा, तुम सो रही थी, तुमने सपना देखा होगा। बेटी को नहीं पता था कि उसकी माँ और भाई ने मिलकर राजेश और बबीता का कत्ल कर दिया है। जब 1 मार्च की सुबह हुई तो रोमा की बेटी और बेटा तुषार तीनों हल्द्वानी घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसमें एक प्लान था कि फोन की लोकेशन से पुलिस को घुमाना था और दूसरा था कि रोमा की बेटी को बहकाना था ताकि ये पिछली रात की आवाजों को भूल जाए। ये लोग अपना घूमते फिरते हैं। 2 मार्च के दिन हल्द्वानी में तुषार ने एक महिला से घर पर फोन करने के लिए हेल्प मांगी। तुषार ने पहले ही राजेश और बबीता का फोन रख रखा था। इसने उनमें से किसी रिश्तेदार का फोन नंबर निकाला और राकेश बनकर कॉल किया। इसके बाद ये लोग हरिद्वार, नैनीताल, पूरा हल्द्वानी घूमते हैं। कुछ दिन तक तो ये घूमे फिरे। फिर तुषार ने बबीता और राजेश का फोन एक ट्रेन में छिपा दिया। ये ट्रेन मुरादाबाद जाने वाली थी। ट्रेन में ही फोन पड़ा रहा। धीरे धीरे इसकी बैटरी खत्म हुई और स्विच ऑफ हो गया, जिससे लोकेशन भी बंद हो जाती है। फिर भाई, बहन और माँ अपने घर आ जाते हैं। रोमा ने आते ही सीधे अपनी बेटी को उसकी नानी के घर भेज दिया। बोली कि कुछ दिन वहां पर रहकर आना, क्योंकि रोमा को डर हो गया था अगर पुलिस यहाँ आई तो उनकी बेटी कुछ न कुछ बता सकती है। इसके बाद तुषार और रोमा दोबारा स्कूटी लेकर हरिद्वार बस स्टैंड पर गए। रोमा पहले स्कूटी से उतर गई और तुषार ने स्कूटी पार्किंग एरिया में पार्क कर दी। फिर वो वापस बिजनौर आ गए। पुलिस ने वो स्कूटी, जिस गाड़ी से राजेश और रोमा को घर पर लाया गया, हथियार, मोबाइल फोन, सारे सबूत पुलिस ने बरामद कर लिए। अब रोमा, उसका बेटा तुषार, उसका आशिक मुकेश और मुकेश का कजन भाई धीरज सब गिरफ्तार हो चुके हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। राजेश और बबीता के पोस्टमार्टम में आया कि राजेश के गले पर निशान मिले और सर पर भारी चीज से वार किया गया था। वहीं बबीता के केवल गले पर निशान था।
उनकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी। तो दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।